हम करेंगे कक्षा 6 के जिज्ञासा बुक के अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं उन सभी को हम पढ़ के समझ चुके हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। तो अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। आइए और अधिक सीखें से, यानी कि आइए और अधिक सीखें का पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे पहला ऑप्शन है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। पहला ऑप्शन क्या है? जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। दूसरा है ख में है जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का प्रक्रम। तीसरा है ग में है छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना। अगला है घ चौथे में है जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही है घ, यानी कि सही उत्तर हो गया घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर घ। अब देखें इसका दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई प्रक्रिया में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इसमें कुछ प्रक्रियाएं दी हैं, उनमें से हमें बताना है किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है क रंग भरना। इसमें है ऑप्शन है क्रेयॉन से, इससे क्रेयॉन से। दूसरा है जल के रंग से। तीसरा है एक्रेलिक रंगों से और चौथा है पेंसिल रंगों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी जल के रंगों से। अब देखें ख में है कागज पर लिखना। इसके लिए ऑप्शन है पेंसिल से, दूसरा ऑप्शन है स्याही वाली पेन से और तीसरा ऑप्शन है बॉल पॉइंट पेन से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ख, ये वाला, स्याही वाली पेन से। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। आजकल क्या होता है, कई जगह हमें हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। यानी प्राकृतिक घास के आसपास का जो स्थान होता है वो प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। यानी जहाँ प्राकृतिक घास होती है वहाँ के आसपास के स्थान पर क्या होता है? बाष्पीकरण होता है, और बाष्पीकरण होने के कारण वो स्थान ठंडा होता है। बाष्पीकरण के कारण आसपास की गर्मी अवशोषित हो जाती है। क्या होता है? बाष्पीकरण के कारण जो आसपास की गर्मी होती है वो अवशोषित हो जाती है और आसपास का स्थान ठंडा हो जाता है। और क्या होता है? आसपास का स्थान ठंडा हो जाता है। प्लास्टिक की घास से वाष्पन नहीं होता है, प्लास्टिक की घास से वाष्पन नहीं होता है, इसलिए वहाँ गर्म स्थान रहता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। यानी कि जल के अलावा ऐसे अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण देने हैं जिनका वाष्पीकरण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा एल्कोहल, दूध और सिरका। यानी एल्कोहल, दूध और सिरका, इनका वाष्पीकरण हो सकता है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं। पंखे क्या करते हैं? हवा को इधर उधर घुमाते हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है। उससे क्या होता है? ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़े को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है। क्या लग सकता है? गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखे का उपयोग विचित्र लग सकता है, अजीब लग सकता है।
क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है। पंखे की हवा वस्तुओं को कैसा करती है? ठंडा करती है, गर्म नहीं करती है। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है, सामान्यतः क्या होता है? जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल वाष्पित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठंडी वायु की नहीं, ठंडी वायु की आवश्यकता नहीं होती है। आपका इस विषय में क्या सोचना है? आपका इस विषय में क्या सोचना है ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा, हम गीले कपड़े सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हम गीले कपड़े सुखाने के लिए क्या कर सकते हैं? पंखे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह गीले कपड़ों के चारों ओर हवा की गति को बढ़ाता है। पंखे क्या करते हैं? पंखे गीले कपड़ों के चारों ओर की हवा को बढ़ाते हैं। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। इससे क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और आर्द्रता कम हो जाती है। और क्या होता है? आर्द्रता कम होती है। इसलिए वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी, कपड़े उतनी तेजी से सूखेंगे। यानी कि वाष्पीकरण की दर जितनी ज्यादा होगी, कपड़े उतनी जल्दी सूख जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है, क्या किया जाता है? नालियों से जब कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। तब क्या करते हैं? 3-4 दिन के लिए ढेर बनाकर छोड़ दिया जाता है, यानी नाली के पास में ही ढेर बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसे किसी उद्यान में या फिर खेत में ले जाया जाता है, जहां इसका उपयोग खाद्य के रूप में कर सकते हैं। वहां पर जाके क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें। इस पर क्या करें? विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है, और ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर होगा, नाली से निकाली गई कीचड़ में बहुत सारे तरल अपशिष्ट होते हैं। यानी कि जो नाली से कीचड़ निकाली जाती है उसमें क्या होता है? बहुत सारे तरल अपशिष्ट होते हैं, जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जितना अधिक द्रव्यमान ले जाना होगा, उतनी ही अधिक परिवहन लागत होगी। यानी कि जितना द्रव्यमान अधिक ले जाना है, जितना वजन ज्यादा ले जाना होगा, उतना ही गाड़ी का खर्चा ज्यादा आएगा। इसलिए इसे सूखने दिया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है? इससे सूखने दिया जाता है। 3-4 दिन के लिए सुखाया जाता है। तरल वाष्पित हो जाता है, यानी उसमें जो भी तरल होता है वो क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। और फिर सूखी कीचड़ के घटे हुए द्रव्यमान को ले जाया जाता है। फिर यानी जो कीचड़ सूख जाती है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, तब उसे ले जाया जाता है। इस प्रकार परिवहन लागत कम हो जाती है। इससे क्या होता है? जो गाड़ी का ले जाने का खर्चा होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा हानिकारक सूक्ष्म जीव या कीटाणु गीले कचरे में अधिक जीवित रहते हैं। यानी कि गीले कचरे में क्या होता है? जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ज्यादा जीवित रहते हैं। जैसे जैसे कीचड़ सूख जाती है, यानी जैसे जैसे कीचड़ सूखती है, इससे संभलने के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम हो जाता है। यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं उनके लिए जोखिम कम हो जाता है, उनकी परेशानी कम हो जाती है। यानी कि उन्हें बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। क्या करें? एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें, यानी उनको देखें। उन गतिविधियों की पहचान करें। और क्या करें? उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें बाष्पीकरण सम्मिलित है, यानी कि जिनमें बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। यानी कि बाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से सहायता मिलती है। तो इसका उत्तर होगा,
वे दैनिक जीवन की गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन की वे गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण होता है। सबसे पहले ए है गीले कपड़े सुखाना। गीले कपड़े कैसे सूखते हैं? वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। बी है पोंछा लगाने के बाद गीला फर्श सुखाना, यानी पोंछा लगाने के बाद जो गीला फर्श सूखता है वो किसके कारण सूखता है? वाष्पीकरण के कारण सूखता है। अब है सी गर्मी के मौसम में कूलर का उपयोग करके कमरे को ठंडा करना। ये भी किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण। डी है पसीने के बाद ठंडा महसूस करना। पसीने के बाद क्या होता है? ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जो पसीना होता है वाष्पीकरण होता है उसका। आगे है ई। ई में है मिट्टी के बर्तन में जल रखकर उसे प्राकृतिक रूप से ठंडा करना। तथा एफ में है कप में गर्म चाय का ठंडा होना। क्या है? कप में गर्म चाय का ठंडा होना। ये भी किसके कारण होती है? वाष्पीकरण के कारण। आगे है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सीखने और समझने के बाद अब हम विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि हम अपने लाभ के लिए वाष्पीकरण की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ कारकों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पोंछे गए फर्श को सुखाने के लिए पंखे को उच्च गति पर चालू कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने पोंछा लगा दिया है, उसे जल्दी सुखाना है, तो क्या कर सकते हैं? पंखे की स्पीड बढ़ा सकते हैं। हम चाय को ठंडा करने के लिए उसे प्लेट में डाल सकते हैं, और चाय अगर जल्दी ठंडी करनी है तो क्या कर सकते हैं? प्लेट में डाल सकते हैं, जिससे उसका वाष्पीकरण अधिक होगा और चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। या उस पर हवा चला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? उस पर हवा चला सकते हैं। इस प्रकार हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने या घटाने के लिए कारकों के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हम वाष्पीकरण की दर को कुछ कारकों का उपयोग करके बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये हो जाता है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? यानी कि प्रकृति में ठोस अवस्था में जल है किस प्रकार से उपस्थित है? तो इसका उत्तर है प्रकृति में जल पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ पर है? पृथ्वी के ध्रुवों पर, पहाड़ों की चोटी पर। और कहाँ पर है? पहाड़ों की चोटी पर है। और ग्लेशियरों में बर्फ और हिम के रूप में ठोस अवस्था में मौजूद है। और कहाँ पर है? ग्लेशियरों में है और हिम के रूप में ठोस अवस्था में उपस्थित है जल। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 है जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। जल क्या है? जल पर हमारा अधिकार होने से पहले हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। इस कथन पर विचार करें। इस पर क्या करना है? विचार करना है। अपने विचार साझा करें और अपने विचारों को साझा करना है। तो इसका उत्तर होगा यह पूरी तरह से सच है कि, यानी कि ये बात पूरी तरह से सच है कि, यानी ये बात पूरी तरह से सच है कि जल हमारा अधिकार होने से पहले हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि जल पर हमारा अधिकार होने से पहले हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। ये बात सच है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा हिस्सा ही पौधों, जानवरों और मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त है। यानी कि पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसमें तो बहुत छोटा भाग ऐसा है जिसका पौधे, जानवर और मनुष्य उपयोग कर सकता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल प्रयोग करने वाले, यानी पानी प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति के कारण जल का उपयोग भी बढ़ रहा है। और किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण जल का उपयोग भी बढ़ रहा है। यह बढ़ती मांग दुनिया के कई हिस्सों में जल की कमी का कारण बनती है। इससे क्या होता है? कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर जल की काफी कमी होती है। इसलिए यह हमारा अधिकार है कि हमें स्वच्छ जल मिले। इसलिए हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार यह है कि हमें स्वच्छ जल मिले, हमें अच्छा जल मिले। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे
समझदारी से उपयोग करें। हम इसे कैसे उपयोग करें? समझदारी से उपयोग करें। और बर्बाद करने से बचें, यानी कि जल को बर्बाद होने न दें, जल को बर्बाद करने से बचें। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 10, जो कि इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, धूप में खड़े दो पहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है। क्या होता है? जब दो पहिया वाहन होते हैं, धूप में खड़े कर देते हैं तो क्या होता है? उनकी सीट गर्म हो जाती है। आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? यानी आप उस सीट को ठंडा कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, हम दो पहिया वाहन की गर्म सीट को गीले कपड़े से पोंछकर ठंडा कर सकते हैं। हम उस सीट को कैसे ठंडा कर सकते हैं? गीले कपड़े से पोंछकर ठंडा कर सकते हैं। हम सीट पर जल डालकर हम सीट पर जल डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उस सीट पर जल डाल सकते हैं और उसे पोंछ सकते हैं, फिर उसे पोंछ सकते हैं। जल वाष्पित हो जाएगा। उससे क्या होगा? जल वाष्पित हो जाएगा, जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। जिससे क्या होगा? शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा और जो सीट गर्म थी वो ठंडी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। यानी कि अध्याय 8 में कुल 10 प्रश्न थे, जो कि सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। इससे अगली वीडियो में हम करेंगे अध्याय 9 के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।